आइए शुरू करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस यानी चैप्टर 2 का पार्ट 3। आज का टॉपिक है गैलोजिक लॉ एंड एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। गैलोजिक लॉ फॉर प्रेशर यानी कि दबाव से मुतालिक जो गैलोजिक लॉ है वो क्या है? दबाव का गैलोजिक कुलिया के मुताबिक मुअय्यन हजम पर किसी गैस की दी हुई कीमियत का दबाव यानी प्रेशर इसके एब्सोल्यूट या केल्विन दर्जा हरारत के बराबर मुतनासिब होता है। मतलब अगर किसी गैस का प्रेशर P हो और उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T हो तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक इक्वल टू आएगा और यहाँ पर K आएगा, जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या सिर्फ कांस्टेंट कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस दौरान वॉल्यूम को मुअय्यन रखा गया है और साथ ही साथ गैस का मास भी कांस्टेंट है। ना गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जा रहा है, ना अंदर से गैस का मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आ रहा है। यानी प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो प्रेशर भी घटेगा। अगर आपसे प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ को ड्रॉ करने को कहा जाए तो आपको एक इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करना और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को दिखाना है। आइए अब गैलोजिक लॉ के बारे में पढ़ते हैं। गैलोजिक लॉ कहता है कि यकसा दबाव और दर्जा हरारत पर जब मुख्तलिफ गैस आपस में कीमियाई तौर पर मिलती है तो तामुल करने वाली गैस और तामुल के बाद पैदा होने वाली गैस का एक सादा तनासुब में होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक गैस है नाइट्रोजन जिसका एक सिंगल वॉल्यूम हम ले रहे हैं, और एक गैस है हाइड्रोजन जिसका हम 3 गुना वॉल्यूम ले रहे हैं, यानी कि इस नाइट्रोजन गैस का ये 3 गुना वॉल्यूम है। जब ये दोनों आपस में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में तामुल करती है कीमियाई तौर पर तो अमोनिया गैस बनता है। और आप देख सकते हैं कि अमोनिया गैस का जो वॉल्यूम है वो दुगना है नाइट्रोजन गैस के। तो अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन के जरिए दिखाए जाएंगे तो नाइट्रोजन गैस का 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन गैस का 3 वॉल्यूम मिलकर अमोनिया गैस का 2 वॉल्यूम बनता है। अगर हम इन तीनों का अगर रेशियो लें तो रेशियो आएगा 1 वॉल्यूम इज टू 3 वॉल्यूम इज टू 2 वॉल्यूम, यानी कि हम लिख सकते हैं 1:3:2, यानी कि ये एक सिंपल रेशियो होता है। इसी को कहते हैं गैलोजिक लॉ। आइए अब मोलर वॉल्यूम की तारीफ को पढ़ते हैं। मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं? किसी खास दर्जे हरारत और दबाव पर किसी गैस के 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास के जरिए घिरी गई जगह को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि किसी भी गैस का 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो हजम घेरता है उसे एक वॉल्यूम, उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। आमतौर से ये एनटीपी पर या एसटीपी पर 1 मोलर वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है वो 22.4 लीटर होता है या 22,400 मिलीलीटर होता है। 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। इसे आपको याद रखना है कि एनटीपी पर 1 मोल का हजम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है या 22,400 मिलीलीटर होता है। अब आइए देखते हैं कि एवोगाड्रोस लॉज क्या कहता है। एवोगाड्रोस लॉज कहता है कि यकसा दर्जा हरारत और यकसा दबाव के तहत यकसा हजम वाली तमाम गैसों में सालमों की तादाद बराबर होती है। मतलब अगर हम 3 गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर, पानी का भाप, तीनों का अगर प्रेशर सेम है, P इसका भी प्रेशर है, इसका भी प्रेशर P है और इसका भी प्रेशर P है, तीनों का दर्जा हरारत कैपिटल T और कैपिटल T है, और तीनों का वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ हम कह सकते हैं कि तीनों में मॉलिक्यूल की तादाद भी सेम ही होना चाहिए। मतलब ऑक्सीजन में जितना मॉलिक्यूल्स का तादाद है, साल्मों की तादाद है, हाइड्रोजन गैस में भी वही मॉलिक्यूल की तादाद हो गई, और पानी के वेपर यानी पानी के भाप में भी या वाटर वेपर में मॉलिक्यूल की तादाद उतना ही होना चाहिए, यानी तीनों में मॉलिक्यूल की तादाद सेम होगी। आइए अब देखते हैं एवोगाड्रोस नंबर किसे कहते हैं। एवोगाड्रोस नंबर कहता है कि किसी मात्रा के 1 ग्राम मॉलिक्यूल यानी 1 मोल में मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। यानी कि अगर हम जिसकी कीमत
कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 है, यानी एवोगाड्रोस नंबर की कीमत कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लें कि 1 मोल मैंने ऑक्सीजन लिया, 1 मोल हाइड्रोजन लिया और 1 मोल वाटर वेपर लिया। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब होता है 32 ग्राम। उसी तरह 1 मोल हाइड्रोजन से मुराद होता है 2 ग्राम हाइड्रोजन, और 1 मोल वाटर वेपर से मुराद 18 ग्राम वाटर वेपर। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में भी इसके साल्मों की तादाद यानी मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 होगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन में भी मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, और 18 ग्राम वाटर वेपर में भी मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। इसका मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23? आप यहाँ पर देख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 का मतलब होता है इतना, यानी कि 32 ग्राम में भी इतना ही मॉलिक्यूल, 32 ग्राम ऑक्सीजन में भी इतना ही मॉलिक्यूल्स का तादाद होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन में भी इतना ही मॉलिक्यूल्स का तादाद होगा, और 18 ग्राम पानी के वेपर में भी इतना ही मॉलिक्यूल्स का तादाद होगा, क्योंकि तीनों का 1 मोल मैंने लिया है। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, इसलिए तीनों में साल्मों की तादाद बराबर है। इसी को कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। आइए हम समझते हैं कि आइडियल गैस किसे कहते हैं और रियल गैस किसे कहते हैं। तो आइडियल गैस किसे कहते हैं? जो गैस किसी भी दर्जा हरारत और दबाव पर बॉयल और चार्ल्स के कुरिये की पैरवी करती हो, उसे आइडियल गैस कहते हैं, यानी कि जो बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को ओबे करता है उसे आइडियल गैस कहते हैं। और हकीकी गैस यानी रियल गैस किसे कहते हैं? तो जो गैस किसी भी दर्जा हरारत और दबाव पर बॉयल और चार्ल्स के कुरिये की पैरवी ना करती हो उसे रियल गैस कहते हैं। ठीक है, तो जो गैस बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को मानता है उसे आइडियल गैस कहते हैं, और जो लॉस बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को नहीं मानता है उसे रियल गैस कहते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि दुनिया में जितनी भी सारी गैस होती है, तमाम के तमाम गैस जो है रियल गैस है, और आइडियल गैस एक भी मौजूद नहीं है दुनिया में। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि जो इक्वेशन, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जो इक्वेशन PV इक्वल टू nRT को मानता है, ओबे करता है, उसी को कहते हैं आइडियल गैस, और जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है उसे कहते हैं रियल गैस। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कौन से अजम्पशन पर मुनहसर करती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये मान लिया जाता है कि तमाम गैस निहायती छोटे छोटे जर्रे से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें साल्मे कहते हैं, और ये साल्मे ठोस, स्फेरिकल और इलास्टिक होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे, हम मान लेते हैं कि ये गैस के अंदर जितनी भी साल्मे हैं ये क्या क्या है, ठोस है, स्फेरिकल है और इलास्टिक है। मजीद ये माना जाता है इसमें कि गैस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और एक खास गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स हर लिहाज से यकसा होते हैं। यानी अगर ये ऑक्सीजन का गैस है तो इसके ऑक्सीजन के तमाम मॉलिक्यूल्स हर तरह से एक दूसरे से यकसा होंगे। तीसरा बात क्या माना जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल को पॉइंट मास तस्वर किया जाता है, और गैस के मॉलिक्यूल के का हजम गैस के रखने वाले बर्तन के मुकाबले में काफी कम होता है। यानी कि गैस का आप देख सकते हैं जिस बर्तन में रखा गया उसका साइज काफी बड़ा होता है, और जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स का हजम क्या होता है, बहुत कम होता है। गैस के मॉलिक्यूल तमाम सिमतों में तमाम वेलोसिटी से हरकत करती है। आप देख सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल तमाम सिमत में हरकत कर रही है, और तमाम मुख्तलिफ वेलोसिटी के साथ कर रहा है, यानी कोई तेजी से मूव कर रहा है तो कोई उसके मुकाबले में थोड़ा स्लो मूव कर रहा है। मजीद ये माना जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल हरकत में होते हैं। हरकत के दौरान गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से और साथ ही साथ बर्तन की दीवार से भी टकराते रहते हैं। ये टक्कर के दौरान तवानाई मुअय्यन रहती है। आप देख सकते हैं कि जब आपस में ये मूव कर रहा है रैंडम, तो कभी वो आपस में टकरा रहा है, कभी वो दीवार से टकरा रहा है जिस कंटेनर में रखा गया है। लेकिन इस टकराव के दौरान इसका टोटल तवानाई जो होता है मुअय्यन होता है। ना तवानाई इसका घटता है ना इसका तवानाई बढ़ता है, सॉरी, तवानाई मुअय्यन रहता है। आखिरी पॉइंट, गैस के मॉलिक्यूल्स की मुसलसल दो टक्कर के दरमियान जो फासला तय करता है उसे फ्री पाथ कहते हैं। दो टक्कर के बीच में जो दूरी तय किया जाता है उसे कहते हैं फ्री पाथ।
बच्चों, अब हम लोग चैप्टर को ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने कई लॉज गैसों के कई लॉज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है। पहला लॉज क्या पढ़ा था? बॉयस लॉ। दूसरा लॉ पढ़ा चार्ल्स लॉ। तीसरा लॉ प्रेशर का गैलोजिक लॉ पढ़ा। उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा। आप देख सकते हैं बॉयस लॉ ने क्या कहा था कि प्रेशर को जैसे बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर को जैसे घटाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। उस वक्त मास ऑफ द गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास ऑफ द गैस भी कांस्टेंट है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। उसी तरह हम लोगों ने चार्ल्स लॉ में भी पढ़ा है कि जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जब घटाएंगे तो वॉल्यूम घटता है। आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम घट रहा है, जबकि प्रेशर कांस्टेंट और मास ऑफ द गैस कांस्टेंट है। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने दिया जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यहाँ पर टेम्परेचर को रखेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द गैस को रखेंगे। उसी तरह हम लोग ने प्रेशर का गैलोजिक लॉ में ये पढ़ा कि जैसे जैसे हम प्रेशर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर को चेंज करेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस भी चेंज होगा। यानी कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर को घटाएंगे तो प्रेशर भी घटेगा। उस दौरान में वॉल्यूम ऑफ द गैस और मास ऑफ द गैस कांस्टेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस का हजम यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, और मास ऑफ द गैस भी कांस्टेंट है। उस दौरान में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर भी घट रहा है। इसका ग्राफ इस तरह से कुछ होगा। अगर यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर टेम्परेचर को लिखें तो इस तरह का हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। उसी तरह एवोगाड्रोस लॉ ने हमें बताया कि जैसे जैसे मास ऑफ द गैस चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंज होगा, मास ऑफ द गैस भी चेंज हो जाएगा। उस दौरान में हमको टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। आइए अब हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप YouTube पर जाकर फ्रासा एडुक्लॉट को सर्च करें और इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मज़ीद ये कि आप फ्रासा एडुक्लॉट को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करते रहें ताकि सब्जेक्ट से मुतल्लिक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे।